मैं कहानी के अंत में उस नफरत के पात्र असली वारिस के रूप में जागा। सबका चहेता नकली वारिस सबका दिल जीत चुका था। मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया और सड़क पर छोड़ दिया गया। इतनी त्रासद कहानी के साथ मेरी जीने की इच्छा बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। जैसे ही मैं कार दुर्घटना बनाम छत से कूदने के बारे में सोच रहा था, लुटेरों का एक गुजरता हुआ गिरोह मुझे जबरन एक कार में खींच ले गया। उन्होंने एक चाकू निकाला और उसे मेरे गले पर रख दिया। मत हिलना। अपने परिवार को फोन करो, उन्हें $50 लाख लाने के लिए कहो। चिल्लाए तो मैं तुम्हें सीधे नरक भेज दूंगा। तो क्या किस्मत की कोई योजना थी ही। मैंने राहत की सांस लेते हुए मुस्कुराकर सिर हिलाया। फिर मैं अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, बचाओ। मेरी चीख ने हवा को चीर दिया और दोनों लुटेरे जम गए। एक ने तुरंत अपना हाथ मेरे मुंह पर कसकर रख दिया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी तुम्हें मारूंगा नहीं? मैंने अपना सिर जोर से हिलाया, आंखें उम्मीद से भरी हुई थीं। लेकिन लुटेरे को यह साबित करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय उसने मेरी जेब से मेरा फोन निकाला। उसने मेरे सबसे हालिया संपर्क क्लो हैस को फोन किया। एक लंबे इंतजार के बाद कॉल कटने से ठीक पहले यह कनेक्ट हो गया। आपका भाई हमारे साथ है। कोई $50 लाख नहीं और वह मर जाता है। एथन, क्या यह तुम्हारा नया नाटक है? सहानुभूति के लिए अपहरण का नाटक करना। जानो कि कब रुकना है। मेरा धैर्य और परीक्षण करना बंद करो। क्लो, एथन सिर्फ इतना चाहता है कि हम उसकी परवाह करें, इसीलिए उसने यह सब रचा है। शायद हमें जागकर देखना चाहिए। कालेब, तुम बहुत दयालु हो। मरने से डरने वाला इंसान सिर्फ हैस परिवार से और पैसे ऐंठने के बारे में सोचता है। उसका अपहरण नहीं हो सकता। ये उसका घटिया सा छोटा सा नाटक है। इसके साथ ही उसने फोन काट दिया। कार में सन्नाटा छा गया। एक लंबी खामोश के बाद एक लुटेरे ने दूसरे से पूछा, क्या एथन असली हैस वारिस नहीं था? तो फिर वे नकली वाले को ज्यादा क्यों पसंद करते हैं? उन दोनों ने मुड़कर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने वापस घूर कर उनसे कहा कि वे कुछ पेशेवर गर्व दिखाएं। मुझे क्यों घूर रहे हो? मुझे अभी मार डालो, या क्या तुम मुझे रात का खाना खिलाने में $20 खर्च करोगे? दोनों ने आपस में फुसफुसाया। उन्होंने मुझे बख्शने और झटपट नकदी के लिए एक ज्वेलरी स्टोर लूटने का फैसला किया। बॉस, क्या हम फिरौती तक सीमित रहने पर सहमत नहीं हुए थे? अब ये डकैती है। मुझे चिंता है कि हमारे पास कौशल की कमी है। ये सब पैसे कमाने के बारे में है। अंतर क्या है? हमारे पास एक बंधक है। सोना पकड़ो और भागो। जितनी ईमानदारी मुझ में थी, मैंने कहा, चूंकि मैं आपके बंधक के रूप में इतनी मेहनत कर रहा हूं डकैती के बाद, क्या आप मुझे चाकू मारकर मेरा काम तमाम कर सकते हैं? लूटपाट बहुत बढ़िया रही। एक आदमी ने कांच में हथौड़ा मारा, दूसरा मेरे चाकू के लिए मुझसे कुश्ती करता रहा। यह मेरा चाकू है। जाने दो बॉस। बस अपना हाथ हिलाओ और मेरा गला रेत दो। समस्या हल हो गई। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। दफा हो जाओ। मैं डकैती और हत्या के बीच का अंतर जानता हूं। तुम मुझे अतिरिक्त जेल की सजा में नहीं फंसा रहे हो। भीड़ चारों ओर जमा हो गई, उंगलियां उठाने और बातें करने लगीं। क्या आदिम डकैती है। वह सुरक्षा कांच कोई मजाक नहीं है। वह थक गया है। उस सब के बाद उसने एक भी शीशा नहीं तोड़ा है। जैसे ही सायरन पास आए, हथौड़ा चलाने वाला लुटेरा अपना आपा खो बैठा। उसने एक चाकू निकाला और फर्श पर उकड़ू बैठी एक नियान छिंग महिला को पकड़ लिया। अगर मैं जेल जा रहा हूं तो अपने साथ किसी को ले जाऊंगा। यह देखकर मैं रोमांचित हो गया और उसके सामने दौड़ पड़ा। मैंने उसे ऐसे बचाया जैसे मैं मरने के लिए तैयार था। चीखें गूंज उठीं। मैंने महसूस किया कि एक ठंडा ब्लेड मेरे पेट में घुस गया है। वह परिचित शांति मुझ पर छा गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराया। बेहोश होने से पहले मैंने एक महिला को भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ते देखा। किस बात का इंतजार कर रहे हो? 911 पर कॉल करो। यह किताब की क्लो हैस होनी चाहिए, मूल एथन की सगी बहन। लेकिन क्लो कभी भी मेरे लिए चिंतित नहीं दिखती। किताब में कहा गया था कि मूल एथन के हैस परिवार में लौटने के बाद वह घर के किसी भी अन्य सदस्य की तुलना में उससे अधिक नफरत करती थी। जिस दिन एथन वापस आया, कालेब हैस उसकी जगह पर 18 साल तक जी चुका था। उसी रात कालेब घर से भाग गया। पूरी रात तलाश करने के बाद परिवार ने उसे बारिश में भीगा हुआ पाया। वह सबके गले लगकर रोया, माँ, पिताजी, क्लो, मुझे लगा कि आप अब मुझे नहीं चाहते। क्लो ने उसे गले लगाया, फिर मुड़ी और एथन पर चिल्लाई, ये तुम्हारी गलती है। खून का रिश्ता होने का मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ कालेब की जगह ले सकते हो। तब से मूल एथन ने 1 साल तक गिड़गिड़ाने में बिताया, परिवार के प्यार का एक टुकड़ा पाने के लिए। उसे जो कुछ भी मिला वह था उपेक्षा और ठंडक। डिसइंफेक्टेंट की तेज गंध ने मेरी नाक भर दी। मैंने अपनी आंखें जबरन खोलीं। मैंने अपना सिर घुमाया और क्लो हैस को देखा। एथन, तुम जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाते रहते हो। तुम यह ध्यान खींचने के लिए करते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने तुम्हें मरने के लिए छोड़ने ही वाला था। परेशान होकर मैंने झिड़क दिया, चुप रहो। अचानक मेरे गले के आसपास कुछ चुभने लगा। मैंने इसे खींचा और एक पुराना सुरक्षा आकर्षण पाया। मेरे पास एथन की कोई यादें नहीं थीं। मेरे लिए पुराना कबाड़ सिर्फ रास्ते की रुकावट था।
इसलिए मैंने इसे बिना सोचे समझे खींच कर फेंक दिया। एथन, तुमने अभी अभी वह ताबीज फेंक दिया। और क्या? यह मुझे चुभ रहा था। इसे क्यों रखें? एथन, क्या तुम्हें याद है कि वह ताबीज कहां से आया था? नहीं। क्लो हैस ने मुझे घूर कर देखा। गुस्से से उबल रही थी। उसकी ठंडी नजर ने मेरे चेहरे पर यह देखने के लिए तलाश की कि क्या मैं नाटक कर रहा था, लेकिन मेरे शांत चेहरे ने उसे बता दिया कि मुझे वास्तव में कुछ याद नहीं है। एथन, तुम्हारा अभिनय हर दिन बेहतर होता जा रहा है। मुझे शर्त है कि तुमने उन लुटेरों को भी काम पर रखा होगा। ये सब हमारा ध्यान खींचने और हैस परिवार में वापस रेंगने के लिए है। चाहे क्लो ने कितना भी जोर लगाया, वह मुझ में कुछ भी हलचल पैदा नहीं कर सकी। एथन के नफरत भरे जीवन को खत्म करने की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अपने घाव को पकड़कर मैं मेज के पास गया। क्लो एक फलों की टोकरी लाई थी। अभ्यास परिपूर्ण बनाता है, इसलिए मैंने छोटा फल चाकू पकड़ लिया। जैसे ही क्लो चीखी, मैंने इसे सीधे अपने पट्टियों वाले घाव में उतार दिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और राहत की सांस ली। जब मैं फिर से जागा तो मैं हैस हवेली में था। मैंने साफ सुना कि क्लो लिविंग रूम में बहस कर रही थी। पिताजी, इस बार एथन सच में लुटेरों के चक्कर में पड़ गया था। अगर चाकू सही जगह पर न लगा होता तो वह मर चुका होता। मिस्टर हेस की आवाज सख्त और पक्की थी। एथन मेरा सगा बेटा हो सकता है, लेकिन जिस पल मैंने उसे देखा मैं समझ गया कि वह जड़ से सड़ा हुआ है। वह यहाँ एक ही चीज के लिए आया है, हेस का पैसा। यह तथाकथित मरने की इच्छा अधिक नकदी के लिए सिर्फ एक शो है। मिस्टर हेस सही थे, असली एथन खुद आया था। उसका चेहरा काफी हद तक मिस्टर हेस से मिलता जुलता था। 18 अनाथ वर्षों के बाद उसने एक मौका लिया। पैसों की बात करें तो वह हाई स्कूल का सीनियर था। पैसों के बिना वह कैसे जी सकता था? हेस माता पिता अमीर पैदा हुए थे। उनके पास ड्राइवर और भारी मासिक लाभांश थे। यहां तक कि क्लो और कालेब को भी महीने में $50,000 का भत्ता मिलता था। केवल एथन को अपने बस का किराया भी खुद कमाना पड़ता था। यहां अपने पहले दिन एथन ने मिस्टर हेस से $10,000 मांगे। यह उसकी ट्यूशन और आधे सेमेस्टर के रहने के खर्च के लिए था। उसे जो कुछ भी मिला वह उसके अपने पिता की ओर से उपहास था। पहला दिन और तुमने नाटक छोड़ दिया। मेरे पैसों के लिए इतने भूखे हो। कल्पना कीजिए कि इससे उसे कितनी ठेस पहुंची होगी। अच्छी बात है कि मैं वह नहीं हूं, क्लो चिल्लाई। पिताजी, वह नाटक नहीं कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि अस्पताल में क्या हुआ था? एथन टूट चुका था। उसने मेरा ताबीज फेंक दिया और चाकू पकड़ने की कोशिश की। हेस माता पिता की नाराजगी अविश्वास में बदल गई। अजीब तरह से मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला और बात काट दी। खलल डालने के लिए माफी चाहता हूं। क्या मैं अब जा सकता हूं? सब और भी ज्यादा हैरान थे। उन्होंने मुझे यहां रहने के लिए संघर्ष करते देखा था। उन्होंने मुझे लगातार गिड़गिड़ाते देखा था। अब जब मैं कुछ नहीं चाहता था तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कालेब ने उदासी से अपनी आंखें झुका लीं। यह हमेशा एथन का घर था, उसे रुकना चाहिए। मैं ही वह हूं जिसे जाना चाहिए। स्टर्लिंग मैरिज अलायंस भी उसी को मिलना चाहिए। इससे हैस माता पिता सीधे दिल पर लगे। मिसेस हैस ने कालेब को गले लगाया, फिर मुझे घृणा भरी नजरों से देखा। कालेब को बाहर भगाने के लिए तुम्हारा अभिनय रोज बेहतर होता जा रहा है। अंत में तुम सिर्फ स्टर्लिंग लड़की से शादी करना चाहते हो। जब से तुम वापस आए हो, इस परिवार को एक भी दिन शांति नहीं मिली है। मैंने कालेब को 18 साल तक पाला है। कोई उसकी जगह नहीं ले सकता। मैंने उनकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली। मैं उनके पास से गुजरा और बाहर की ओर चल पड़ा। क्लो ने मुझे रोक लिया। एथन, ज्वेलरी स्टोर के लिए मुझे खेद है, लेकिन जो भी हो, अभी के लिए घर पर रहो। मैं तुम्हारे साथ फिर कुछ नहीं होने दूंगी। मैंने उपहास उड़ाया। उस माफी में जरा सी भी सच्चाई नहीं थी। अगर ये बैंक ट्रांसफर की मीठी आवाज के साथ आती तो मैं शायद उसे एक मुस्कान बख्श देता। वापस आकर रहने पर एथन के मुकाबले मेरे साथ थोड़ा बेहतर व्यवहार किया गया। मैं नीचे नौकरानी के कमरे से ऊपर एक गेस्ट रूम में शिफ्ट हो गया। अगले दिन मैं दोपहर तक सोया और मिसेस हेस की बड़बड़ाहट के बीच नीचे आया। इतनी देर से सोना कोई तमीज नहीं। माँ, एथन को कल चोट लग गई थी। मुझे शर्त है कि वह चोट ज्यादातर नकली थी। वह हमेशा हमारा ध्यान खींचने के लिए चोट खाता रहता था। एथन, जाओ मेरे लिए नाश्ता बनाओ, मैंने सपाट जवाब दिया। मिसेस हेस, मैं आपकी नौकरानी बनने के लिए आवेदन नहीं कर रहा हूं। अगर आप चाहती हैं कि मैं खाना बनाऊं तो पहले मुझे बाजार के हिसाब से पैसे दें। एथन, तुम माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैंने उसकी आंखों में खुशी देखी और शांति से तथ्यों को सामने रखा। वह तुम्हारी माँ है, मेरी नहीं। मिसेस हेस जम गई। जो बात उसे हैरान कर रही थी वह ये नहीं थी कि मैंने खाना बनाने से मना कर दिया। वह ये था कि मैंने उसे माँ कहना बंद कर दिया था। मैं अकेले डाइनिंग रूम में गया। मैंने मेज पर रखी ठंडी ब्रेड और दूध को उठाया और उन्हें अंदर ठूंस लिया। कालेब ने देखा कि मैं मिसेस हेस के आसपास भीड़ नहीं लगा रहा हूं जैसे मैं आमतौर पर करता था। उसने अपने नकली मासूम अभिनय का सहारा लिया और पास आया। एथन, मैं जानता हूं कि तुम्हें स्टर्लिंग एयर्स पसंद है, लेकिन कुछ ही दिनों में मेरी उससे सगाई होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। जब मैं यहाँ रहता था तब मेरी आंखें चमक उठती थीं। क्लो एक सर्वदर्शी कैमरे की तरह थी। वह मेरी हर हरकत पर नजर रखती थी।
इस डर से कि मैं फिर से मरने की कोशिश करूंगी। जिस दिन कालेब की स्टर्लिंग एयर्स से सगाई हुई, मैं कम से कम मुफ्त का खाना तो खा ही सकता था। किस्मत अच्छी रही तो मुझे मरने और भागने का मौका मिल सकता था। शायद मैं इस दयनीय जीवन को मूल एथन को वापस सौंप सकता था। जहां तक स्टर्लिंग एयर्स को पसंद करने की बात है, मैंने अपने दिमाग को खाली करके सूंघनी ली। मुझे यह भी नहीं पता था कि वह कैसी दिखती है, इसलिए मैं उससे प्यार कैसे कर सकता था। भव्य सगाई पार्टी में कालेब मंच के केंद्र में खड़ा था। उसकी वायलिन की धुन स्वप्न लग रही थी। धुन बही, फिर फीकी पड़ गई। कालेब मुस्कुराते हुए पास आया। एथन, क्या मेरा वायलिन अच्छा था? मैंने अपने मुंह से केक के टुकड़े पोंछे और गंभीरता से सिर हिलाया। ये बहुत बढ़िया था, लेकिन मैं फैंसी चीजों के लिए बहुत कमतर हूँ। अगर तुम पोल डांस करते तो मुझे ये और ज्यादा पसंद आता। कालेब का नकली फरिश्ते का अभिनय लगभग टूट गया। वह मेरे कान के पास झुका और अपने दांतों के बीच फुसफुसाया। एथन, तुम इस दायरे में बहुत देर से वापस आए हो। यहां तक कि तुम्हारे अपने माता पिता भी किसी बेकार बेटे से प्यार नहीं करेंगे, समझे? मेरे आसपास की फुसफुसाहटें मेरे कानों में ड्रिल करती रहीं। वह हैस परिवार का असली बेटा है। कितना भद्दा है। मैंने सुना है कि वह अनाथालय में पला बड़ा है। उसने घर आने के पहले ही दिन पैसे मांगे। एक दशक से बाहर रहने के बाद जाहिर है वह बर्बाद हो गया है। अगर मैं हैस परिवार होता तो मैं भी ऐसे शर्मनाक बेटे पर दावा नहीं करता। वे सही थे। हेस परिवार कभी भी मुझे पसंद नहीं करता था। बेटे बिजनेस के वारिस बनते हैं, बेटियां सत्ता सुरक्षित करने के लिए ब्याह दी जाती हैं। किसी भी तरह मेरा कोई मूल्य नहीं था। लेकिन हेस परिवार भी अजनबी थे और मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते थे। जबकि कोई नहीं देख रहा था, मैं पिछले दरवाजे से खिसक गया। ऊंची छत पर एक हल्की हवा मेरे चेहरे पर बह गई। इससे मुझे हल्का और शांत महसूस हुआ। मैं रेलिंग फांदने ही वाला था और जमीन को फिर से चूमने ही वाला था कि पीछे से एक डरी हुई चीख गूंज उठी। एथन, कुछ भी मूर्खतापूर्ण मत करो। क्लो की आंखें लाल थीं क्योंकि वह मेरी ओर बढ़ी। एथन, अच्छे बनो, मेरी बात सुनो। छत खतरनाक है, पहले नीचे आओ, ठीक है? क्लो हमेशा से मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करती थी, लेकिन आज वह किसी दूसरे इंसान जैसी लग रही थी। मैंने एक और कदम उठाया। मेरा आधा शरीर किनारे से बाहर था। क्लो घबरा गई। एथन, मत करो। मैं पहले गलत थी। बस शांत हो जाऊं। तुम जो भी चाहते हो, मैं हर बात के लिए हाँ कहूंगी। तभी एक अनुचित उपहास ने तनावपूर्ण सन्नाटे को तोड़ दिया। एथन, तुम इस सगाई पार्टी को बर्बाद करने के लिए सच में कुछ भी करोगे? मैंने आवाज की ओर देखा और विवियन स्टर्लिंग को देखा। वह स्टर्लिंग एयर्स थी जिससे मूल एथन प्यार करता था। अपने खाली समय में मैंने मूल कथानक को सरसरी तौर पर देख लिया था। जब मूल एथन पहली बार घर आया तो उसे कोई पसंद नहीं करता था। फिर वह विवियन स्टर्लिंग से मिला जो एक अमीर वारिस थी। वह सुंदर और देखभाल करने वाली थी, प्रकाश की किरण की तरह। उसने उसके बंजर जीवन को रोशन कर दिया। इसके अलावा हैस स्टर्लिंग गठबंधन के साथ अगर यह फेरबदल न होता तो विवियन को एथन से शादी करनी चाहिए थी। विवियन ने उपहास उड़ाया। एथन, तुम सिर्फ मौत की धमकी देकर मुझे डरा सकते हो। सुनो, कालेब सिर्फ मेरा मंगेतर नहीं है, उसने मेरी जान बचाई है। वह एकमात्र ऐसा पुरुष है जिससे मैं कभी प्यार करूंगी। तभी एक स्पष्ट महिला की आवाज गूंज उठी। क्या एथन वह नहीं था जिसने तब तुम्हारी जान बचाई थी? वक्ता वह लड़की थी जिसे मैंने ज्वेलरी स्टोर में बचाया था, ग्रेस बेनेट। विवियन एक सेकंड के लिए जम गई। फिर वह संभली और उपहास किया। एथन, मेरा ध्यान खींचने के लिए तुम मेरी जान बचाने का श्रेय भी चुरा लोगे। उसके बगल में कालेब ने अपना निचला होंठ काट लिया। एथन, मैं जानता हूं कि तुम हमेशा हैस परिवार में फिट होना चाहते हो, लेकिन मैंने 2 महीने पहले विवियन को बचाया था। हर कोई यह जानता है। मैं जानता हूं कि तुम्हें विवियन पसंद है। अगर तुम्हें इसका श्रेय चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूं। ग्रेस बेनेट ने अपनी आंखें घुमाई। उसने अपना फोन निकाला और सभी के सामने एक वीडियो दिखाई दिया। टूटे हुए कार के मलबे के बीच एक बुरी तरह घायल विवियन ड्राइवर की सीट पर बेहोश पड़ी थी। एक दुबला पतला शख्स उसे खींचकर बाहर निकालने के लिए संघर्ष कर रहा था। फिर उसने 911 पर कॉल किया। उपनगर की सड़क की बत्ती मंद थी, लेकिन ग्रेस का कैमरा मेरे चेहरे को साफ दिखाने के लिए काफी तेज था। किताब ने इस हिस्से को सिर्फ कुछ पंक्तियां दी। इसमें कहा गया था कि शहर के बाहर ड्राइविंग करते समय विवियन का ध्यान भटक गया। वह डिवाइडर से टकरा गई, पहिए पर अपना सिर पटक दिया और बेहोश हो गई। अर्धचेतन अवस्था में उसने महसूस किया कि किसी ने उसकी जान बचाई है। जब वह अस्पताल में जागी तो कालेब उसके साथ था। स्वाभाविक रूप से वह अपने बचाने वाले के प्रति और अधिक आकर्षित हो गए। उनकी सगाई महीनों पहले ही तय हो गई थी। ग्रेस मेरा बचाव करती रही। मैं हैस नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि एथन उनका सताया हुआ असली बेटा है। उसने बाहर 18 साल तक कष्ट झेले, फिर आखिरकार घर आया। लेकिन आप में से किसी ने भी उसके साथ प्यार से व्यवहार नहीं किया। इसके बजाय आपने उसे प्रताड़ित किया। एक 19 साल के लड़के को कितना दर्द सहना पड़ा होगा कि वह उस दिन मरने के लिए इतना तैयार था और बिना सोचे समझे मेरी वह छुरी लेने के लिए दौड़ पड़ा। भीड़ ने आह भरी। कालिब का चेहरा बुरी तरह पीला पड़ गया। उसकी आंखों में दुर्भावना साफ दिखाई दे रही थी। मैंने ग्रेस को आभारी नजरों से देखा।
मैं मूल एथन नहीं था, लेकिन मैंने उसके लिए उसे धन्यवाद दिया। जिस वीडियो को उसने शूट किया था उसने उसे निर्दोष साबित कर दिया। अगर मैं परलोक में मूल एथन से मिलता तो मैं उसे यह अच्छी खबर बताता। विवियन ने मुझे अविश्वास से घूरा। एथन, तुम ही थे जिसने मेरी जान बचाई थी। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर अपराध बोध और दर्द साफ झलक रहा था। एथन, ये बहुत खतरनाक है, पहले नीचे आओ। मैं कभी तुम्हारा गलत आकलन नहीं करूंगी। क्लो ने चिंता से हामी भरी। हाँ एथन, पहले नीचे आओ, वहां खतरनाक है, अच्छे बनो, यहां आओ। उनकी चिंता नकली नहीं लग रही थी। एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पास पसंदीदा मुख्य अभिनेता की स्क्रिप्ट है, लेकिन नफरत के पात्र के रूप में मुझे वैसे भी लिखा जाना चाहिए था। इंतजार नहीं कर सकता था। मूल एथन के नफरत भरे आउटकास्ट आर्क को खत्म करने की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। मैंने खुद को संभाला और चीखों के बीच कगार पर छलांग लगा दी। मैंने विवियन को देखा, जो मेरे सबसे करीब थी। उसका चिंतित चेहरा आतंक में जम गया। उसने मुझ पर ऐसे छलांग लगाई जैसे उसने अपना होश खो दिया हो, लेकिन चीखों के बीच केवल मेरे फड़फड़ाते हुए कपड़े को ही छू पाई। मैं जमीन पर जोर से गिरा, फिर भी मुझे किसी भी उम्मीद के मुताबिक दर्द महसूस नहीं हुआ। मैंने अपने हाथ और पैर हिलाए। वे ठीक काम कर रहे थे। मेरे नीचे कुछ नरम था। 5वें मंजिल से गिरने का अंत ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ की मंजिलें सामान्य से ऊंची थीं। शोर के बीच मैंने क्लो की आवाज सुनी, जो राहत से कांप रही थी। भगवान का शुक्र है कि मैंने चुपचाप नीचे बचाव एयर बैग लगवाया हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। मेरा सिर एक तरफ लुढ़क गया और मैं बेहोश हो गया। जब मैं फिर से जागा तो चिंतित चेहरे मेरे बिस्तर के चारों ओर भीड़ लगाए हुए थे। एक बार जब उन्होंने देखा कि मैं जाग गया हूं तो सभी ने राहत की सांस छोड़ी। विवियन की आंखें लाल थीं क्योंकि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। एथन, मैंने तुम्हें गलत समझा था। मुझसे वादा करो कि तुम फिर से कुछ मूर्खतापूर्ण नहीं करोगे। मैं जानती हूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। एक बार जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम सगाई कर लेंगे। मैं कसम खाती हूं कि मैं केवल तुमसे प्यार करूंगी। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया और ठंडे स्वर में कहा, तुमसे प्यार? कब से? मूल एथन उससे प्यार करता था। अगर विवियन अभी राख में बदल जाती तो वो अपनी अगली जिंदगी से पहले उसे पकड़ सकती थी। वे परलोक में भूतिया रोमांस कर सकते थे। मैं यहां सिर्फ एक भटका हुआ आत्मा था। इस लगभग अजनबी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके अलावा विवियन शायद ही कोई अच्छी जीवन साथी थी। जिस दिन एथन घर आया उसने गर्मजोशी से पूछा कि उसे क्या पसंद है, और वह उसके पीछे पीछे घूमती रही। वह हैस स्टर्लिंग गठबंधन के बारे में बताती रही, जबकि उस पर फिदा होती रही। लेकिन उसने देखा कि हैस परिवार उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। वह यह नहीं बता सकी कि वे असली वारिस को महत्व देते हैं या उस नकली बेटे को जिसे उन्होंने पाला था। जवाब साफ था। हेस परिवार एथन को महत्व नहीं देता था, इसलिए वह पीछे हट गई और उससे नाता तोड़ लिया। फिर उसने अपना सारा आकर्षण कालिब पर लगा दिया। दोनों अक्सर भव्य हैस हवेली के सामने खड़े रहते थे और मुस्कुराते थे जब एथन को सभी ने त्याग दिया था। मेरे लिए विवियन पैरों के नीचे की कीचड़ थी। उसे छुओ और तुम बर्बाद हो जाओ। शायद मेरी आंखों में ठंडक बहुत स्पष्ट थी। वह कांप उठी, अपनी बेचैनी को दबाया और एक मुस्कान जबरन लाई। एथन, तुम मुझसे प्यार कैसे नहीं कर सकते? अगर तुम नहीं करते तो मेरे लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डालते? तुम इसलिए कूदे क्योंकि मेरी सगाई ने तुम्हें तोड़ दिया है ना? मिस्टर और मिसेस, हेस ने अपने आंसू पछे और कहा, हाँ एथन, एक बार जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम तुम्हारी शादी विवियन से कर देंगे। तुम इतनी ऊंचाई से कैसे कूद सकते हो? क्या तुम जानते हो, जब भी मैं अपनी आंखें बंद करती हूं मैं तुम्हें गिरते हुए देखती हूं। मैंने इन सभी वर्षों में तुम्हारी उपेक्षा की। मैंने ठंडे दिल से उनका देर से आया प्यार और पारिवारिक स्नेह का प्रदर्शन देखा। मेरे लिए यह बीमार करने वाले धूसर पीले मोल्ड से ढकी एक्सपायरी ब्रेड की तरह था। भूखे रहने पर भी मैं इसे नहीं खाता। मैंने पतली चादर अपने ऊपर खींच ली, सिर ढक लिया। मैंने उन्हें ठंडे दिल से बाहर का रास्ता दिखाया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कृपया अभी के लिए चले जाएं। चादर के पार मैंने मिसेस हैस को धीरे धीरे सिसकते हुए सुना। क्लो मेरे पास रुकी रही और धीरे से विनती करती रही। अंत में मैंने केवल किसी को फुसफुसाते हुए सुना, एथन, मुझे खेद है। फिर शोरगुल वाली भीड़ चली गई। मैंने फिर से चारों ओर देखा। यह स्पष्ट रूप से एक वीआईपी कमरा था। खिड़की सील बंद थी। चाहता था कि कोई मुझे खोलकर अकेला छोड़ दे। मैं बिस्तर पर सिकुड़कर लेट गया और अपने हमेशा भारी रहने वाले सीने को सहलाने लगा। ऐसा लगा जैसे शरीर का कोई हिस्सा गायब हो गया हो, जिससे मैं हर चीज के प्रति सुन्न पड़ गया था। यहां तक कि बिस्तर से उठकर अपना चेहरा धोने जैसा साधारण काम करने के लिए भी मुझे अंतहीन मानसिक हौसले की जरूरत पड़ी। तब जाकर मैं आगे बढ़ पाया। मैं घसीटते हुए आगे बढ़ा। तभी दरवाजा जोर से खुला। एक आकृति अंदर घुसी और उसने मेरा गला कसकर दबोच लिया। एथन, अब तुम कौन सा नाटक कर रहे हो? मेरी गर्दन पर कस रही उंगलियां और कड़ी हो गईं, लेकिन मेरे अंदर खुशी और तेजी से उमड़ पड़ी। थोड़ा दम लगाओ, शायद आज मेरी मरने की इच्छा पूरी हो जाए।
मैं आखिरकार इस नफरत भरे और अवांछित किरदार से छुटकारा पा सकता था। कोई दूसरा बदकिस्मत आकर इस नर्क जैसी शुरुआत को संभाल ले। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मैंने शांति से मौत का स्वागत किया, लेकिन मेरे बेहोश होने से ठीक पहले उस हाथ ने मुझे छोड़ दिया। हवा मेरे फेफड़ों में समा गई और मुझे वापस खींच लाई। मेरा शांत चेहरा देखकर वह घुसपैठिया गुस्से से आगा बुला हो गया। पार्टी बर्बाद करने के बाद कालिब गायब हो गया है। यहां तक कि उसका टूटा हुआ फोन भी वहीं छूट गया था। क्या तुमने उसे अगवा करने के लिए किसी को काम पर रखा था? तुम्हारे अलावा और कौन है जो हमेशा से कालिब से नफरत करता हो? मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती जो ऐसा करेगा। एथन, तुमने सब पर कौन सा जादू कर दिया है? वे सचमुच सोच रहे हैं कि तुमने यह नहीं किया है। संभलने से पहले मैंने थोड़ी देर तक जोर से खांसी की। अपहरण करने में पैसे लगते हैं? क्या मुझ जैसा नफरत का मारा आउटकास्ट ये सब कर सकता था? मैंने उसकी तरफ देखा और अपने मन का सवाल पूछा, तुम कौन हो? उसका चेहरा सख्त हो गया। एथन, ये कौन सा खेल है? तुम मुझे कैसे नहीं जानते? जाहिर है मैं उसे नहीं जानता था। मेरे दिमाग में मौजूद उस मोटी किताब में अनगिनत नाम थे। मैं हर नए चेहरे से उनका मिलान कैसे करता? मैं क्लो को जानता था क्योंकि वह मेरी जुड़वां बहन जैसी दिखती थी। मैं विवियन को जानता था क्योंकि वह कालिब की मंगेतर थी। हेज परिवार ने अनगिनत बार उसका जिक्र किया था। जहां तक इस अजनबी औरत का सवाल है, भगवान जाने अगर मुझे पता होता कि वह कौन है। मैंने एक बहाना बना दिया। जब मैं छत से गिरा था तो मेरे सिर पर चोट लग गई थी। मेरी याददाश्त खराब हो गई है। मैं बहुत से लोगों को भूल गया हूं। उस छोटे से स्पष्टीकरण ने उसे सन्न कर दिया। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं, होंठ कांप रहे थे और उसने अविश्वास से पूछा, तुम मुझे भूल गए? हाँ, मैंने हर उस शख्स को भुला दिया जो महत्वपूर्ण नहीं है। क्या इसमें मैं भी शामिल हूं? उसकी आवाज कांप रही थी। नामुमकिन। हम एक ही अनाथालय से आए थे। तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? उसे दर्द में सिर हिलाते देख आखिरकार मुझे समझ आ गया। यह ईवी ब्रूक्स थी, कालेब की नंबर 1 फॉलोअर। वह अनाथालय से एथन की बचपन की दोस्त भी थी। ईवी और एथन की उम्र एक ही थी। वे वहीं एक दूसरे के सहारे 18 साल तक पहुंचे थे। जब एथन हेज परिवार में वापस लौटा तो ईवी बहुत खुश हुई और उससे मिलने आई। लेकिन तभी उसकी मुलाकात कालेब से हुई और उसे पहली नजर में उससे प्यार हो गया। उसने अपना पूरा दिल कालेब को दे दिया। ये जानते हुए कि वह हेज परिवार के वारिस के मुकाबले बहुत नीचे थी, वह उसकी पालतू कुतिया बन गई। उसने सिर्फ अपने प्यारे लड़के को सुरक्षित रखने के लिए उसका पीछा किया और उसकी रक्षा की। मूल कहानी में जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया था वह यह थी कि ईवी, उसके 18 साल की दोस्त, कालेब को सिर्फ कुछ बार देखने के बाद उस पर कैसे मर मिटी और एथन के खिलाफ हो गई। अब जाकर मुझे समझ आया। एथन उस अनाथालय में उगने वाले कांटों से ढके एक खरपतवार की तरह था। संसाधनों की इतनी भारी असमानता के साथ उसे भोजन के टुकड़े और पढ़ाई का मौका पाने के लिए हर दिन संघर्ष करना पड़ता था। दुबली पतली ईवी ब्रूक्स इसी तरह एथन के पीछे छिप जाती थी। इसी तरह उसने हाई स्कूल के दिन पार किए थे। अब वह बड़ी हो गई थी और अपनी रक्षा खुद कर सकती थी। इसलिए एथन, जो एक दशक से ज्यादा समय तक उसका सहारा था, को उसने रास्ते से हटा दिया। केवल रोशनी के केंद्र में खड़े कालेब को वह पूजने लगी थी। इसके मुकाबले एथन सिर्फ गुस्सैल और प्रतिस्पर्धी कचरा था। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा और कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं उन सबको भूल चुका हूं जो मायने नहीं रखते। अगर मुझे तुम्हारी याद नहीं है तो तुम कभी मेरी जिंदगी में महत्वपूर्ण नहीं थी। ईवी अवाक होकर अस्पताल से चली गई। इस बार उसने अपने प्यारे कालिब के अपहरण का कोई जिक्र नहीं किया। उसके जाने के तुरंत बाद मैं चुपचाप अस्पताल से खिसक गया। मैंने लंबे समय के बाद ताजी हवा में सांस ली। अकेले ही मैं धीरे धीरे अस्पताल के पास एक पुल पर जा पहुंचा। मैंने इस अजीब दुनिया में 1 महीने तक जैसे तैसे गुजारा किया था। अब जाने का समय हो गया था। मैंने मुस्कुराकर बहती हुई नदी की तरफ देखा। मैं बस उस पर चढ़कर तेज बहती नदी में छलांग लगाने ही वाला था। तभी पीछे से एक मजबूत बांह ने मुझे दबोच लिया। एक गीले कपड़े ने मेरे मुंह और नाक को ढक लिया। एक तेज गंध ने मेरी नाक को जला दिया। कुछ ही सेकंड में संघर्ष करने की मेरी सारी ताकत खत्म हो गई। बेहोश होने से ठीक पहले मैं यह सोचे बिना नहीं रह सका, कमबख्त, मैं कंक्रीट के खंभे से भी ज्यादा जिद्दी हूं। जब मैं दोबारा जागा तो समुद्र किनारे एक चट्टान पर लेटा हुआ था। कालेब मेरे ऊपर खड़ा था। एथन, तुम 18 साल तक गायब रहे। वापस आकर मेरी जगह क्यों खतरे में डाल रहे हो? अब हेज परिवार का हर सदस्य तुम्हारी तरफ है। मैंने एक झूठा अपहरण रचा और सारा इल्जाम तुम पर मरने के लिए सबूत छोड़े, लेकिन ईवी को छोड़कर किसी ने भी इस पर यकीन नहीं किया। एथन, आज मैं तुम्हें यह दिखाने जा रहा हूं कि अगर हम दोनों खतरे में होंगे तो वे हमेशा मुझे ही चुनेंगे। मैंने उस खूंखार दिखने वाले अपहरणकर्ता की तरफ देखा और समझ गया। मुझे क्या परवाह थी कि हेज परिवार किसे चुनता है। मैं असली एथन नहीं था। जब से मैं यहाँ आया था मैंने कभी हेज परिवार से किसी चीज की उम्मीद नहीं की थी। हेज परिवार मेरी उम्मीद से ज्यादा तेजी से पहुंच गया। मुझे और कालेब को एक खतरनाक ज्वार वाले इलाके में बंधक बनाकर रखा गया था। एक छोटी सी चूक और हमारे पीछे का काला पानी किसी को भी पूरी तरह निगल जाता। क्लो बदहवास दिखती थी, उसकी आवाज कांप रही थी। अपनी कीमत बताओ, बस एथन और कालेब को जाने दो। अपहरणकर्ता ने अधीर होकर डांटा।
अगर मैं दोनों को जाने दे दूं तो मेरे पास सौदेबाजी के लिए क्या बचेगा? तुम्हें सिर्फ एक को ले जाने की अनुमति है। एक बार बाकी पैसे मिल जाने पर मैं दूसरे को छोड़ दूंगा। कालेब ऐसे सिसकने लगा मानो उसका दिल टूट रहा हो। मम्मी, डैडी, क्लो, मुझे बचा लो। ईवी की चिंतित आंखें कालेब और मेरे बीच आती जाती रहीं। आखिरकार उसने हकलाते हुए कहा, एथन, तुमने ही इन अपहरणकर्ताओं को काम पर रखा है ना? ये सब बंद करो। ज्वार बढ़ रहा है, वहां खतरा है। वापस आ जाओ और मैं तुम्हारी इस हरकत को माफ कर दूंगी। मैंने आंखें घुमाई। अपहरणकर्ता और अधिक अधीर हो गया। अभी चुन लो, वरना मैं दोनों को समुद्र में फेंक दूंगा। मिस्टर और मिसेस हेज घबराए हुए थे। लंबी खामोशी के बाद क्लो ने रुंधे गले से कहा, पहले कालेब को जाने दो, हम तुरंत पैसे ले आएंगे। कृपया एथन को चोट मत पहुंचाना। किसी ने विरोध नहीं किया। फिर भी हर चेहरे पर हिचकिचाहट और चिंता साफ झलक रही थी। मैं समझ गया था, उन्होंने कालेब पर बहुत ज्यादा निवेश किया था। मिस्टर और मिसेस हेज ने इस वारिस को पालने में 18 साल और अपनी पूरी दौलत खर्च कर दी थी। क्लो ने हजारों दिन रात अपने भाई से प्यार किया था और उसकी देखभाल की थी। साल दर साल उसके सावधानी से चुने गए उपहारों ने 3 कमरे भर दिए थे। विवियन जानती थी कि मैंने उसकी जान बचाई थी, लेकिन वह और कालेब सालों से साथ बड़े हुए थे। वे भावनाएं पूरी तरह झूठी नहीं थीं, इसलिए वह रातों रात उन्हें छोड़ नहीं सकती थी। जहां तक ईवी का सवाल है, अनाथालय में वह अपना हाथ फैलाकर मेरे पीछे छिपती थी। वह लेने की आदी हो चुकी थी। वह मेरे लिए कुछ क्यों छोड़ती? कालेब संतोष में सिर हिलाने लगा। जाने से पहले उसने शेखी बघारते हुए कहा, एथन, देख लो, तुम कभी मुझे हरा नहीं पाओगे। किसी के दिल में तुम्हारी कभी कोई जगह नहीं होगी। मैंने एक भौं उठाई। क्या ऐसा है? क्लो ने मुझे बेचैनी से देखा। एथन, हमारे पास जल्द ही 3 करोड़ नकद आ जाएंगे। डरो मत, मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हें बचा लूंगी। विवियन ने भी हामी भरी। एथन, चिंता मत करो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। इसके बाद मैं कसम खाती हूं कि मैं हमेशा पहले तुम्हें ही चुनूंगी। लेकिन मेरे भीतर एक अजीब सी शांति छा गई थी। मैंने उन सबकी तरफ देखा, अंदर से पूरी तरह स्थिर होकर। एक शांत, भारी आवाज में मैंने कहा, पैसे बर्बाद मत करो। चूंकि मुझे असली एथन की जगह पर जीने का मौका मिला, इसलिए जाने से पहले मैं उसकी तरफ से कुछ कहना चाहता हूं। मिस्टर और मिसेस हेज, मुझ जैसे बाहरी व्यक्ति पर पैसे बर्बाद मत करो। हेज परिवार मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं भी तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हेज परिवार के साथ अपने 1 साल में मैंने कभी ईर्ष्या के चलते कालेब को नहीं फंसाया। अगर यकीन न हो तो सारे सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेना। क्लो का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया, मानो उसे आभास हो गया हो कि आगे क्या होने वाला है। उसकी आंखें और अधिक भयभीत हो गईं। मैंने विवियन की तरफ देखा। मिस स्टर्लिंग, आपका यह गिरगिट की तरह रंग बदलना मुझे बीमार कर देता है। आप किसी से प्यार नहीं करती, आप सिर्फ खुद से प्यार करती हैं। आपका प्यार उसी को मिलता है जिसका ओहदा आपके भविष्य के लिए फायदेमंद हो। विवियन ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और दर्द में अपना चेहरा छिपा लिया। एक शख्स बच गया। जहां तक तुम्हारा सवाल है ब्रूक्स, कुछ नहीं, छोड़ो। तुम्हारा नाम मायने नहीं रखता। वैसे भी मुझे तुम्हारी याद नहीं है। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ईवी के घुटने कांपने लगे और वह लगभग गिर पड़ी। वह लगातार बुदबुदा रही थी। ऐसा नहीं हो सकता एथन, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? अनाथालय में तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरी रक्षा करोगे। बाकी सबकी चीख पुकार के बीच मैंने अचानक मुड़कर छलांग लगा दी। मेरा दुबला पतला शरीर एक टूटते हुए तारे की तरह गरजती हुई लहरों में जा गिरा। जैसे ही समंदर का पानी मेरी नाक और मुंह में भर गया, मेरा धुंधला और दर्द से भरा दिमाग अचानक साफ हो गया। मेरे अतीत के दृश्य मेरी आंखों के सामने तैरने लगे। अनाथालय से लेकर हेज हाउस तक, हेज हाउस से लेकर सड़कों तक। मुझे आखिरकार समझ आ गया कि मेरी पुरानी दुनिया में मेरा एक भी दोस्त या परिवार का सदस्य क्यों नहीं था। वह दुनिया मेरे अपने दर्द से पैदा हुई थी। एक ऐसी दुनिया जिसे मैंने खुद गढ़ा था। एक ऐसी दुनिया जो कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। बेशक किसी ने मुझे नहीं देखा और न ही किसी ने मेरी परवाह की। मैं शहर में भटकता हुआ एक अकेला भूत था जो अकेले ही एक शांत जीवन बिताने का सपना देख रहा था। और मेरे दिमाग में मौजूद वह मोटी किताब कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। उन पन्नों का हर एक शब्द वह था जो मैंने वास्तव में जिया था। जैसे जैसे मौत करीब आई, हर भ्रम टूट गया। समंदर के पानी का एक आखिरी घूंट मेरे फेफड़ों में भर गया। मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं शुरू से अंत तक बस एथन हेज था, एक नफरत का मारा हुआ अवांछित इंसान।